नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एस नम्बी नारायण पर। एस नम्बी नारायण के जीवन पर आर माधवन द्वारा मूवी बनाई जा रही है और उस मूवी का नाम है रॉकेटरी द नम्बी इफेक्ट। यह मूवी 1 जुलाई 2022 यानी आज रिलीज होगी। तो मेरे ख्याल से हम सभी को ये मूवी जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए बात करते हैं एस नम्बी नारायण पर। सबसे पहले बात करते हैं इनके जन्म स्थान से। इनका जन्म 12 दिसंबर 1941 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के नागरकोइल गांव में हुआ था। जब यह छोटे थे तो इनके पिता की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण बचपन में ही इन पर घर की जिम्मेदारियां आ गई थी। इन्होंने अपनी प्राइमरी एजुकेशन अपने गांव से ही पूरी की और इसके बाद इन्होंने अपनी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई डीवीडी हायर सेकेंडरी स्कूल से पूरी की। नारायण बचपन से ही पढ़ाई में बहुत ही अच्छे थे और पढ़ाई करने के लिए उन्होंने कई प्रकार की स्कॉलरशिप भी प्राप्त की। इसके बाद नारायण ने मद्रास के त्यागराज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया और वहां पर भी इन्होंने अपनी पढ़ाई की फीस के लिए सही प्रकार की स्कॉलरशिप प्राप्त की और अन्य फर्मों में काम करके भी अपनी पढ़ाई की फीस अदा की। पढ़ाई पूरी होने के बाद इन्होंने एक चीनी कारखाने में भी काम किया और वहां पर उनकी मुलाकात सन 1966 में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन थुम्बा त्रिवेंद्रपुरम के इसरो के प्रेसिडेंट विक्रम साराभाई से हुई। उस समय विक्रम साराभाई स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर के प्रेसिडेंट थे और वह इसरो के लिए केवल हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल को ही भर्ती कर रहे थे। जब उनकी मुलाकात नम्बी नारायण से हुई तो वह उनसे बहुत ही प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें इसरो के लिए चुन लिया। इसके बाद नारायण ने अपना एमटेक पूरा करने के लिए त्रिवेंद्रपुरम में ही एक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। जब साराभाई को पता चला कि नारायण एमटेक कर रहे हैं तो उन्होंने उनकी हायर एजुकेशन के लिए उन्हें छुट्टियां भी ऑफर की। नारायण ने सन 1969 में नासा से स्कॉलरशिप भी प्राप्त की और बाद में प्रोफेसर लुइगी क्रॉको की लीडरशिप में 10 महीने में प्रिंसटन यूनिवर्सिटी न्यू जर्सी से केमिकल रॉकेट प्रोपल्शन में मास्टर डिग्री पूरी की। मास्टर डिग्री पूरी होते ही अमेरिका ने नारायण को उस समय वहां की नागरिकता और नासा में एक नौकरी की पेशकश भी की थी, लेकिन वह सब छोड़कर इंडिया आ गए। सन 1970 के दशक की शुरुआत में जब नारायण अमेरिका से भारत वापस लौटे तो उस समय एपीजे अब्दुल कलाम की टीम सॉलिड मोटर पर काम कर रही थी। तब नारायण ने भारत में लिक्विड फ्यूल रॉकेट टेक्निक पेश की। उन्होंने लंबे समय से इसरो के भविष्य के स्पेस प्रोग्राम के लिए लिक्विड फ्यूल वाले इंजन की आवश्यकता का अनुमान लगाया था। उस समय इसरो के तत्कालीन प्रेसिडेंट सतीश धवन ने उन्हें लिक्विड फ्यूल इंजन पर काम करने के लिए इनकरेज किया और उन्हें उनके काम के लिए पूरी फ्रीडम भी दी। तब नारायण अपने काम पर पूरी तरह से समर्पित हो गए और उन्होंने लिक्विड प्रोपल्शन मोटर का विकास किया। उन्होंने 1970 के मिड में 600 किलोग्राम का सफल इंजन बनाया था। इसके बाद वे बड़े इंजनों के निर्माण में भी काम आने लगा। उस समय भारत क्रायोजेनिक इंजन की दिशा में बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था। यहाँ तक तो नम्बी नारायण की जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था और वो अपनी सफलता के साथ आगे बढ़ रहे थे और जाहिर सी बात है उनकी सफलताओं से इसरो को भी फायदा ही हो रहा था। लेकिन सन 1994 में वह एक षड्यंत्र का शिकार हो जाते हैं जिसमें उन्हें बहुत सी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। तो चलिए उस पर बात करते हैं कि उनके साथ आखिर क्या हुआ था। सन 1992 में रसिया और इसरो के बीच क्रायोजेनिक फ्यूल इंजन को लेकर एक समझौते पर साइन किए गए। यह समझौता 2 क्रायोजेनिक फ्यूल इंजन की खरीद के लिए था जिसकी कीमत 235 करोड़ रुपए थी। लेकिन अमेरिका और फ्रांस जैसे देश नहीं चाहते थे कि भारत क्रायोजेनिक इंजन की दिशा में आगे बढ़े। तब अमेरिका के राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने रूस को एक पत्र लिखा जिस पर रसिया और भारत के बीच हुए समझौते पर आपत्ति उठाई गई थी। इस पर अमेरिका ने चुनिंदा 5 क्लब देशों से रूस को ब्लैकलिस्ट करने की धमकी दी थी, जिसके दबाव में रूस ने भारत के साथ इस डील पर इनकार कर दिया था। क्रायोजेनिक इंजन है क्या? दरअसल क्रायोजेनिक इंजन 0 डिग्री से कम के तापमान पर काम करता है। -238 डिग्री फ़ारेनहाइट को क्रायोजेनिक तापमान कहा जाता है। इस तापमान पर क्रायोजेनिक इंजन का ईंधन लिक्विड में बन जाता है जिसमें लिक्विड ऑक्सीजन और लिक्विड हाइड्रोजन को क्रायोजेनिक इंजन में जलाया जाता है। लिक्विड इंजन के जलाने से जो ऊर्जा प्राप्त होती है जिससे क्रायोजेनिक इंजन को 4.4 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार मिल पाती है। लेकिन रूस ने जब ये तकनीक भारत को देने से इनकार कर दिया था तो भारत के सामने सिर्फ एक ही विकल्प रह गया था कि वह क्रायोजेनिक इंजन पर खुद काम करे। तब इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन पर काम करना शुरू किया और इसके लिए एक प्रोजेक्ट की शुरुआत की और इस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर नम्बी नारायण को बनाया गया क्योंकि इन्होंने भारत के लिए लिक्विड फ्यूल टेक्नोलॉजी का विकास किया था। रशिया के मना करने के बाद इसरो ने क्रायोजेनिक इंजन पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ समय बाद ही इसरो पर जासूसी कांड की बात सामने आई और आरोप लगा कि नम्बी नारायण और डी शिव कुमार सहित 4 लोगों ने इसरो के स्पेस प्रोग्राम के सीक्रेट दूसरे देशों को बेच दिए हैं। अक्टूबर 1994 में केरल पुलिस ने मालदीव की महिला मरियम रशीदा को तय समय से ज्यादा भारत में रहने के लिए गिरफ्तार किया था। रशीदा को इसरो के क्रायोजेनिक इंजन की ड्राइंग की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया।
रशीदा से पूछताछ करने के बाद केरल पुलिस ने इसरो के वैज्ञानिकों के खिलाफ भी केस बनाया। महिला से पूछताछ करने के बाद केरल पुलिस ने नवंबर 1994 में त्रिवेंद्रपुरम में इसरो के टॉप साइंटिस्ट और क्रायोजेनिक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर एस नम्बी नारायण समेत 2 साइंटिस्ट डी शिव कुमार और डिप्टी डायरेक्टर के चंद्रशेखर को अरेस्ट किया गया। इसके अलावा रूसी स्पेस एजेंसी का एक भारतीय प्रतिनिधि SK शर्मा, एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर और राशिदा की मालदीव की दोस्त फैजिया हसन को भी गिरफ्तार किया गया। इन सब पर पाकिस्तान को इसरो के क्रायोजेनिक इंजन की सीक्रेट जानकारी और अन्य जानकारी दूसरे देशों को बेचने के आरोप थे। इस केस पर इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी ने एस नम्बी नारायण से पूछताछ शुरू कर दी, जिस पर एस नम्बी नारायण ने आरोपों का खंडन किया और इसे गलत बताया। इस केस में पहले 20 दिन केरल पुलिस और इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मामले की जांच की और इसके बाद दिसंबर 1994 को मामले की जांच CBI को सौंप दी गई। CBI ने अपनी जांच में इंटेलिजेंस ब्यूरो और केरल पुलिस के आरोप सही नहीं पाए। 2 साल बाद 1996 में CBI ने क्लोजिंग रिपोर्ट दाखिल की और कहा कि इसरो के वैज्ञानिकों के खिलाफ किसी प्रकार के जासूसी के आरोप नहीं पाए गए। अप्रैल 1996 में CBI ने चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में फाइल एक रिपोर्ट में बताया कि यह मामला फर्जी है और आरोपियों के पक्ष में कोई भी सबूत नहीं है। मई 1996 में कोर्ट ने CBI की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और इसरो जासूसी केस में गिरफ्तार सभी आरोपियों को रिहा कर दिया। इस मामले पर CBI ने 2 साल तक अपनी छानबीन जारी रखी और इसके बाद अपनी क्लोजिंग रिपोर्ट में बताया कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं मिला है कि जिससे यह पता चले कि मालदीव की उन औरतों ने इनको पैसे दिए थे। CBI ने यह भी कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने गलत तरीके से मामले की जांच की और एस नम्बी नारायण पर लगे आरोपों की ढंग से जांच नहीं की गई, जिसके कारण साइंटिस्ट को इतनी बदनामी झेलनी पड़ी और उसे 50 दिन जेल में रहना पड़ा। इस केस पर मई 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट से नारायण और बाकी आरोपियों को 1 लाख रुपए मुआवजा अदा करने को कहा। इसके बाद साल 1999 में नारायण ने नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में अपील की और मानसिक कष्ट के लिए हर्जाना देने की मांग की, जिस पर मार्च 2001 में NHIC ने उनकी अपील को स्वीकार किया और 10 लाख रुपए की हर्जाने का आदेश दिया। सरकार ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी और नारायण को 10 लाख रुपए हर्जाना दिया गया। अप्रैल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने नारायण की याचिका पर उन पुलिस अधिकारियों पर सुनवाई शुरू हुई जिन्होंने साइंटिस्ट को गलत तरीके से केस में फंसाया था। नारायण ने केरल हाई कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख लिया जिसमें कहा गया था कि DGP और पुलिस के 2 रिटायर्ड सुपरिटेंडेंट KK जोशुआ और S विजयन के खिलाफ किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं होगी। 14 सितंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने उत्पीड़न के शिकार हुए साइंटिस्ट एस नम्बी नारायण को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अलग केरल की सरकार ने उन्हें 1 करोड़ 30 लाख रुपए बतौर मुआवजा देने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज की अगुवाई में मामले की जांच के लिए एक कमेटी बनाई गई। इस कमेटी को जिम्मेदारी सौंपी गई है कि वो उन पुलिस अफसर्स की जांच करे जिन्होंने नम्बी को गिरफ्तार किया था। साल 2019 में नम्बी नारायण को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। तो ये थी इसरो के रिटायर्ड साइंटिस्ट एस नम्बी नारायण की कहानी। चेहरे पर सुकून की हंसी क्या होती है, इसे एस नम्बी नारायण से ज्यादा आपको कोई नहीं बता सकता, जो कि पहले एक साइंटिस्ट थे, बाद में उन पर जासूसी के आरोप लगे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बेदाग करार दिया और साल 2019 में उन्हें देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण से सम्मानित भी किया गया। तो यहाँ पर आपको पता चला होगा कि चेहरे पर सुकून की हंसी क्या होती है। तो चलिए अब मैं आपसे विदा लेता हूँ। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।